चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये सुनी सुनी से लग रही है क्या? एक बार नज़र मारना जरा इन पे। जिसने सुनी सुनी से लग रही है वो बता दो, कोई बात नहीं। जिसने नहीं सुनी कोई बात नहीं, हम सब सुन लेंगे अभी एक साथ। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या है? सर फर्स्ट अक्रूवल ये है सर, इसमें सारे रेवेन्यू और एक्सपेंस होते हैं रिकॉर्ड विद द ट्रांजैक्शन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में बोलना चाहे? हाँ जी ध्रुव बच्चा, अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कोई बताना चाहे? जिसे शायद आपने प्रूडेंस कंसेप्ट के नाम से पढ़ा होगा। डबल एंट्री कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हाँ जी ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं हर एंट्री का दो साइड इफेक्ट है ना, डबल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट यही है। ओके, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, मटेरियलिटी। देखो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ऑन द अक्रूवल बेसिस। एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन एक्चुअल रियलाइजेशन इन मॉनेटरी टर्म डज नॉट मैटर एज एंड व्हेन अमाउंट इज अक्रूड तो और इनकम इज अक्रूड सेल बी रिकॉर्डेड। कोई भी अगर अक्रूवल हो जाती है तो आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लोगे। मतलब आपने 1 अप्रैल 2023 को एक एफडी कराई है फॉर 3 इयर्स पीरियड, 3 साल के लिए। अमाउंट है 10 लाख रुपए का एंड इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। इंटरेस्ट कब मिलेगा? मैच्योरिटी पे, 3 साल के बाद। 10 लाख रुपए की एफडी, 3 साल के बाद मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलेगा। एज ऑन 31 मार्च 2024 आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर पीरियड, 12 मंथ पीरियड, क्या मैं कोई अपनी इंटरेस्ट की इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ? लेट अज्यूम कि इंटरेस्ट का रेट है एट द रेट 10%, 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट है। क्या मैं कोई इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ? 31 मार्च 2024 को विल आई बी एबल टू रिकॉर्ड एनी इनकम, इंटरेस्ट इनकम और नॉट? मिलेगा 3 साल बाद। आई विल गेट एंटायर अमाउंट, एंटायर एफडी एंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, आफ्टर द मैच्योरिटी, दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स। पैसा मिलेगा 3 साल के बाद ही। हाँ मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, 3 साल के बाद ही। इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, इंटरेस्ट विल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे ही मिलेगा इंटरेस्ट। रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि मैच्योरिटी 3 साल बाद है। हाँ 3 साल बाद है मैच्योरिटी, 3 साल बाद ये बात होता है। इट इज कंफर्म कि मैच्योरिटी 3 साल बाद है। तो फर्स्ट ईयर में 1 साल एक्सपायर होने के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद इंटरेस्ट इनकम, देखो इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड होगी। बिकॉज आई, देखो इनकम कैसे मिलती है? व्हेन आई हैव राइट टू रिसीव, इफ आई विल गेट अ राइट टू रिसीव देन आई कैन रिकॉर्ड दैट इनकम। इस बैंक हैज यूज्ड माई मनी फॉर 1 ईयर और नॉट? बैंक ने मेरा पैसा 1 साल यूज कर लिया या नहीं कर लिया? बैंक ने पैसा यूज कर लिया, इट मीन्स आई गेट द राइट टू रिसीव। मेरे को बैंक से इंटरेस्ट मिलने का राइट भी मिल गया। बैंक ऐसा नहीं कह सकता 1 साल पूरे होने के बाद ये लो 10 लाख रुपए ले जाओ, हम नहीं खेल रहे, हम आपको ब्याज नहीं दे रहे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो गली में ही होता था कि मेरी विकेट है, मैं घर ले जा रहा हूँ, मैं नहीं, तुमने मेरे को आउट कर दिया, मैं घर ले जा रहा हूँ। इज इट पॉसिबल इन द बिजनेस वर्ल्ड? नहीं। इफ बैंक इज यूजिंग माई मनी फॉर एंटायर ईयर देन ही इज लायबल, ही इज ऑब्लाइज्ड टू पे मी द इंटरेस्ट। हाँ वो ये हो सकता है कि मैंने, क्योंकि बैंक को 3 साल के लिए इंटरेस्ट के 3 साल के लिए अमाउंट बोला था कि मैं एफडी 3 साल रखूंगा और मैं कंडीशन को ब्रीच करके 1 साल 2 साल में पैसा निकाल रहा हूं, देन ही विल चार्ज मी अ पेनल इंटरेस्ट। वो एक पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, मेरे को 10 की जगह 8% 9% का ब्याज देगा, लेकिन ब्याज तो उसे देना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि 1 साल उसने मेरे से पैसा लिया है। दिस इज द कमर्शियल वर्ड। तो मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो गया, मेरी इनकम एक्रू हो गई है। तो अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए मैं इस इंटरेस्ट की इनकम को रिसीव करूँगा, इनकम को रिकॉर्ड करूँगा, और मैं आई विल गो टू रिकॉर्ड एंट्री अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। क्लियर हो गया? हेलो, एक्रूड का मतलब क्या होता था जी? कि एक्रूड का मतलब कुछ चीज़ उपार्जित हो गई, कोई मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो गया, है ना। एक्रूड का लिटरेरी मीनिंग उपार्जन होता है, उपार्जित। ये मैंने अर्जित कर लिया है, इसे मेरा राइट टू रिसीव जनरेट हो गया, है ना। ठीक है राहुल? यस सर। ठीक ठीक। तो अक्रूवल कंसेप्ट कहती है व्हेन यू जनरेट अ राइट टू रिसीव यू कैन रिकॉर्ड द इनकम, यू कैन रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, है ना। तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऊपर वाली चीज को थोड़ा सा रोक देती है। इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहती है? प्रूडेंस कंसेप्ट कहती है कि आपको थोड़ा सा इनकम को रिकॉर्ड करने में और एक्स लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। आप इनकम को बड़ी लिबरली बुक नहीं कर सकते। मतलब इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं होगी until there is a certainty of realization exist। अगर certainty of realization exist करती है तभी आप इनकम बुक करोगे। certainty of realization बुक नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, है ना। कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म केवल इनकम को ब्लॉक करती है। कहती है इनकम को आप तब रिकॉर्ड करोगे when there is a certainty of realization but expenses and liabilities shall be recorded when they came to know। जैसे ही आपको पता लग जाए कि कोई एक्सपेंस है, कोई लाइबिलिटी है, तो आपको तभी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। बट इनकम शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट। तो जो पहले वाली मैंने एंट्री करी वहाँ पे इनकम एक्रू हो गई थी एंड सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि बैंक ने मेरा 1 साल पैसा यूज कर लिया तो पैसा तो देगा, तो सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन भी एग्जिस्ट करती थी। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि आपको इनकम तब रिकॉर्ड करनी है जब सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी, है ना। व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट। जैसे मैंने अभी एफडी वाली बात करी, तो एफडी वाली बात में इनकम तब रिकॉर्ड करनी है जब बैंक ने मेरा पूरा पैसा 1 साल यूज कर लिया। क्या मैं 1 अप्रैल 2023 को जिस दिन मैंने 10 लाख रुपए दिए थे इसी दिन इनकम बुक कर सकता हूँ? पूरे एक साल का ब्याज इस दिन बुक कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे सर्टेनिटी रियलाइजेशन है नहीं। बैंक हैज़ नॉट यूटिलाइज माई मनी, बैंक ने मेरा पैसा यूज ही नहीं करा। या ऐसा हो कि ये जो 10 लाख रुपए का बैग में हाथ में लिए घूम रहा था, सबसे पहले मैं गया एसबीआई में, एसबीआई को बोला भाई इंटरेस्ट रेट बताओ, इसने बोला इंटरेस्ट रेट 7%। दूसरे में गया, मान लीजिए सेंट्रल बैंक में चला गया, इसने बोला जी 8, चलो 7 से तो आप भाग के आए हो, हम आपको 8 दे देंगे। फिर तीसरे में गया, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक था, इसे पता था कस्टमर कैसे रोकना है, तो उसने बोला 10 दे देंगे। अब 9-10 से ऊपर कोई नहीं दे रहा, तो मैंने अपना पैसा कहाँ लैंड कर दिया? उठा के यहाँ लैंड कर दिया। इसीलिए तो दिया 10% का ब्याज, तो मैंने अपना पैसा यहाँ पे लैंड कर दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट पे दे एफडी यहाँ करा दी। अब क्या मैं इन बैंकों से 1 साल के बाद ब्याज मांग सकता हूँ? हाँ जी, क्या मैं हैं? कैसी बातें कर रहे हो राहुल? जिस बैंक में पैसे नहीं दे वो आपको एफडी का ब्याज देगा? एफडी आपने आईसीआईसीआई कराई? नहीं सर, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर एसबीआई में जमा करते तो भी वो नहीं बेटा, तो जमा तो यहाँ करा दी ना। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ जमा करा दी। कैसी बातें कर रहे हो? गलत बात नहीं हो रहा है? तो फिर आईसीआईसीआई बैंक सब देगा सर? हाँ, बैंक वाला, दूसरा बैंक वाला तो पानी भी ना पूछा, अच्छा 10 लाख रुपए का बैग दिखा के चला गया मेरे को, एफडी कराई आईसीआईसीआई बैंक में, ब्याज मांगने मेरे पास आ रहा है। करते हो देता। हाँ, तो जिसमें एफडी करी वही राइट टू रिसीव जनरेट होगा ना। ये तो पानी भी नहीं पूछेगा अगली बार आपको। हो सकता है चौकीदार को बोल दे ये वाला आदमी आए तो अंदर मत आने देना, ये खाली नोट का बैग लेके आता है, एफडी कराने कहीं और चला जाता है, तो है ना। तो राइट टू रिसीव कहाँ जनरेट हुआ? जहाँ मैंने एफडी पार्क करी। इन दोनों से मैं क्या एफडी का ब्याज मांग सकता हूँ? नहीं मांग सकता, ब्याज मैंने एफडी नहीं कराई। दूसरी चीज़, मैंने मान लो इसके पास भी नहीं कराई, किसी के पास भी नहीं कराई, पैसे लेके घर चला गया मैं, अब किसी से एफडी मांग, क्या ब्याज मांग सकता हूँ? अब कहीं मेरी राइट टू रिसीव जनरेट हुआ? नहीं जनरेट हुआ। तो मैं
कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहती है इनकम शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन राइट टू रिसीव, है ना, व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट, जहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। दूसरी चीज, आपकी कंपनी ने मिस्टर ए को 2 लाख रुपए का सामान बेच दिया उधार में, ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा है 1 अप्रैल 2024 को। क्या ये आप अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो? पैसे नहीं आए हैं अभी। क्या आपने 1 अप्रैल 2024 को इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो? पैसे नहीं मिले अभी, पता नहीं कब मिलेंगे, पता भी नहीं अभी तो। सेल बुक करूं या ना करूं? कर लीजिए सर। हाँ जी मिथिलेश। सर वापस बोलो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, योर कंपनी हैज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2 लाख टू मिस्टर ए ऑन क्रेडिट ऑफ, लो थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, 6 मंथ, 6 महीने के उधार पे सामान दे दिया, यानी कि लगभग अक्टूबर में आपके पास पैसे आएंगे। तो अक्टूबर में पैसे आपके पास आएंगे, क्या आप अप्रैल में अपनी इनकम बुक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अप्रैल में अपनी सेल रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे? कर सकते हैं। रिसीव व्हाट यू से, कर सकते हैं, क्योंकि आपने उधार क्यों दिया है? उधार इसीलिए दिया है क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तभी तो आपने उधार दिया। मान लीजिए ये मिस्टर ए मार्केट में बदनाम है, सबको पता है कि ये जिससे सामान लेता कभी उसके पैसे नहीं देता, क्या आप उधार में सामान दोगे? नहीं दोगे। नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि पता पैसे तो देगा नहीं। तो जब आपने इसको दिया तब तक आपके पास कोई इसकी कोजी पिक्चर नहीं थी, कोई आपकी इसके अलावा एडवर्स इमेज आपके पास नहीं थी। आपको पता था ये ठीक है, जेन्युइन कस्टमर है, सामान लेता है, पैसे देता रहता है, तो आपने उधार दिया। जिस दिन उधार दिया उस दिन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। फ्यूचर में कम मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो फ्यूचर बताएगा, बट द डे व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, इज देयर एनी एम्बिग्यूटी, इज देयर एनी चांस टू नॉट टू रिसीव दिस अमाउंट? अगर कोई भी चांस होगा कि पैसा नहीं मिलेगा तो सामान ही नहीं दोगे उसे, है ना। तो जिस दिन आप सामान बेच रहे हो उस दिन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप उस दिन एंट्री करते हो मिस्टर एज अकाउंट डेबिट, मिस्टर एज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीस टू सेल्स, यही तो एंट्री रिकॉर्ड करते हो। आपने इनकम आज ही मान ली, जबकि ये पैसे आपको अक्टूबर में मिलने वाले हैं। अगर मैं फाइनेंशियल एंड की बात करूं तो हो सकता है आपको अगले साल जाके मिले, लेकिन इनकम किस दिन मान ली? जिस दिन आपने गुड्स ट्रांसफ़र करी, है ना, उसके गुड्स से रिलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफ़र कर दिए और आपको सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, पैसा मिल गया, पैसा मिल जाएगा, इसलिए आपने इनकम बुक कर ली। बट एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे केम टू नो। कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे केम टू नो। जैसे ही पता लग जाए, आप पे करोगे नहीं करोगे बाद की बात है, एक्सपेंसेस और लायबिलिटी तभी रिकॉर्ड कर लोगे जब आपको पता लग जाएगा। मतलब आपके पास 20 अप्रैल 2024 को एक यूटिलिटी बिल मिला, 1,20,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पेमेंट की ड्यू डेट है 2 मई 2024, 2 मई 2024 की ड्यू डेट है, यानी कि 20 अप्रैल को मिला है, 2 मई तक आप कभी भी पे कर सकते हो। एंड यू पेड इट ऑन 1 मई 2024, 1 मई 2024 को आपने पे करा, तो आप बिजली के बिल का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा किस दिन रिकॉर्ड करोगे? हेलो, 20/4 को सर, लाइबिलिटी 20/4 अप्रैल को सर। खर्चा 20 अप्रैल को, एक पैसा तो इस दिन गया है, पेमेंट इस दिन हुई है, या 20 अप्रैल, 2 मई, 1 मई कब? व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस? सर रिकॉर्ड डेट 20 मई को, 20/4 को सर, 20 अप्रैल। ओके, हाँ जी, कब खर्चा रिकॉर्ड करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, मैं ये एंट्री कब डालूंगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस पेबल, एंट्री तो यही होगी, डेट चाहिए बस मुझे। 20 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 20th, रिसीव भी 20 में। अच्छा, 20 वालों को बहुमत ज़्यादा है, मेरे को लगता है यहीं चले जाएंगे, इलेक्शन का पीरियड है ना, ये आजकल इलेक्शन ईयर चल रहा है, हवा चल रही है, तो जिधर बहुमत है उधर चले जाना चाहिए। देखो प्रूडेंस कंसेप्ट आपको क्या कह रही है?
liability, any expenses and liabilities shall be recorded when they came to know। कब पता लगी आपको बिल आ गया करके? 20 को पता लग गया। पता लग गया तो 20 तारीख को आपने खर्चा बुक कर लिया है ना। राहुल ठीक कह रहे हैं और रूपाली भी जो 20 पे कह रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि आपको खर्चा किस दिन पता लग गया, लाइबिलिटी किस दिन अराइज हो गई, आपकी लाइबिलिटी 20 तारीख को अराइज हो गई ना, तो अब आपको पता लग गया लाइबिलिटी। अगर अच्छा मान के चलो ये 20 मार्च होता तो क्या करते, ये 20 मार्च होता और ये 2 अप्रैल होता है ना। एक मिनट को, अगर मान लो ये डेट थोड़ी देर के लिए 20 मार्च होती 24 और ये 2 अप्रैल ड्यू डेट 24 होती, ड्यू डेट 2 अप्रैल 24 होती, तो क्या करते, अगर आप इस खर्चे को आगे ले जाओगे, जो 2 मार्च और 1 मई और 2 मई बात कर रहे हैं, अगर आप इस खर्चे को अगले साल ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आप अगले साल ले जा ही नहीं पाओगे उस खर्चे को, है ना। मैचिंग कंसेप्ट फेल हो जाएगी। मैचिंग कंसेप्ट आपको क्या कहती है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो ये खर्चा तो पिछले साल का था और रेवेन्यू इसके आगे अगले साल का आएगा करंट ईयर, तो आप फाइनेंशियल ईयर को ही बदल पाओगे, खर्चे का फाइनेंशियल ईयर नहीं बदल पाओगे। तो मैचिंग कंसेप्ट की वायलेशन भी हो जाएगी। इसलिए वो कंसेप्ट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें क्लैरिटी आ जाए कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो वो जिस दिन प्रूडेंट कंसेप्ट यही आपको बोल रही है, एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे केम टू नो। तो आपको 20 अप्रैल को बिजली का बिल मिल गया, 20 अप्रैल की डेट में बुक कर दोगे, पेमेंट जिस दिन करी उस दिन करोगे। यहाँ पे अब एक एंट्री और करनी पड़ेगी जिस दिन, क्योंकि इस दिन क्या हुआ है, इस दिन अगेन आपके पास से कैश चला गया, इवेंट हुई है, मॉनेटरी वैल्यू है और रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंट्री, आपकी कंपनी का कैश कम हुआ, तो 1 मई को और एंट्री करेंगे। इस दिन कोई एंट्री नहीं होगी। अगर पेमेंट इस दिन करते तो इस दिन एंट्री होती है। अब इस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ, इस दिन कोई इवेंट ही नहीं हुई, है ना, तो इस दिन कोई एंट्री नहीं होगी। एक एंट्री 20 अप्रैल को जिस दिन आपने एक्सपेंस ड्यू करा है, एक्सपेंस ड्यू करने की एंट्री, दूसरी एंट्री एक्सपेंस पेमेंट करने की, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। 2 मई को कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो प्रूडेंस के जज ने आपको बोला इनकम शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट, जब मिलने की गारंटी हो, सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, तभी इनकम बुक करेंगे। बट एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे केम टू नो, जैसे ही आपको पता लग जाए। क्लियर है? हाँ बच्चा, जैसे 2 तारीख को उसको बिल मिल गया और सॉरी 20 को मिल गया, हाँ और हाँ 2 को उसका ड्यू डेट था, हाँ। ठीक है। तो अगर जैसे हमको कोई बिल देता तो एक सर्टेन अमाउंट मतलब डेट दे देते, कितने डेट में आपको बिल पे कर देते, ठीक है। और बिल पे करने पे फाइन लगता है। हाँ। फॉर एग्जांपल इसने किया, बाय चांस कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, इसके साथ इसके नॉमिनल अमाउंट इसके पास नहीं है और 1 वीक का टाइम जो बोलता है ना, ग्रेस डे भी दे दिया, ग्रेस डे भी चल गया, तो वहाँ पे जो इसका मतलब जो इसका वो लगेगा, ड्यू का वो लगेगा, तो उसका भी फिर एंट्री हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखो ये आलिसा कह रही हैं कि मान लो जब 20 अप्रैल को बिल आया था, उस दिन तो अमाउंट 1,20,000 रुपये था। अब ड्यू डेट थी 2 मई, समहाउ 2 मई तक ये पेमेंट हो नहीं पाई क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम थी। ये पेमेंट हुई मान लीजिए 2 जून को, 1 महीने के बाद, सॉरी 1 महीने के बाद। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बोला अब 1,20,000 नहीं, अब 1,25,000 रुपये दोगे, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे। तो इसमें से 1,20,000 रुपये की लाइबिलिटी आप कब रिकॉर्ड कर चुके हो? इसी दिन रिकॉर्ड कर चुके हो, 20 तारीख को ये कर चुके हो ना। तो आपका एडिशनल लाइबिलिटी कितनी आ गई? 5,000 रुपये की। किस दिन आई? 2 जून को। तो ये खर्चा 2 जून को बुक हो जाएगा। और इसको कंपनी अगर बनाएगी तो किस साइड लगेगी? ट्रेडिंग पीएल मतलब पीएल में किस साइड? ये तो ड्राइंग्स में तो नहीं है। नहीं P&L में खर्चा है, नहीं तो बिजनेस में खर्चा है। लेट फीस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो डेट लिख के, हाँ लेट फीस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। जिस दिन आप फाइनल बिल पेमेंट करने गए, देखो टाइम आपके पास ड्यू डेट के पास कंपनी पे फंड्स नहीं थे, तो आप जब लेट पे करने गए तो जिस दिन पे करने गए उस दिन पता लगा कि 5,000 रुपये की लेट फीस लग गई, तो ये तो खर्चा आप बुक कर चुके हो। अब ये लेट फीस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से एक नया खर्चा बुक करोगे और इस दिन बुक करोगे। अब इस बैक डेट में जाके अकाउंटिंग तो कर नहीं सकते ना। 20 तारीख को ये 5,000 मुझे पता ही नहीं थे, ये तो 5,000 मुझे आज पता लगे जब मैं बिल पे करने गया क्योंकि लेट हो गया मैं, तो इसका खर्चा और बुक कर लूँगा मैं। हाँ जी, 3 एंट्री होगा सर। पहले 20 तारीख की होगी ड्यू एक्सपेंस की, हाँ पेनाल्टी की होगी, पेनाल्टी ड्यू, और फिर उसका तीसरी जब फाइनल पेमेंट होगी। हाँ बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि देखो
मतलब राहुल अब क्या कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं कि 1,20,000 का तो मैं 20 तारीख को गया हूँ। अब मैं गया ऑफिस, डेसू के ऑफिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस गया, उन्हें बोला भाई तुमने मई में पे करना था, अभी नहीं पे करा, अब तुमने 1,25,000 रुपये पे करना है, और तुम आज 2 जून को यहाँ पर आए हो, 1,25,000 रुपये पे करना है, आप 4 जून तक कभी भी कर दो, हम तुमसे कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, 2 दिन का ग्रेस पीरियड और दे रहे हैं। तो अब जो है 5,000 रुपये का बिजली का बिल इस दिन लेट फीस यहाँ बुक कर लोगे 2 जून को, और जब 4 जून को पूरी पेमेंट करोगे तो सारी लाइबिलिटी नेट ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। राहुल ये कह रहे हैं कि अगर बिल मिलने के बाद फिर 1 दिन 2 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया कि चलो ठीक है अब इसको 4 तारीख तक दे दो, इंटरेस्ट इतना ही रहेगा, लेट फीस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो 5,000 रुपये की लेट फीस अब मैं यहाँ बुक करूँगा और फिर पे करूँगा। अगर मैंने दोनों काम सेम डे कर दिए तो मेरे को 5,000 रुपये की लाइबिलिटी इसी दिन अलग से बुक करनी है, और सेम डे में 2 तारीख को 1,25,000 रुपये की पेमेंट भी कर देनी है। क्लियर है? यस सर। तो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कंसेप्ट क्लियर हो गई। डबल एंट्री कंसेप्ट तो कहती है हर अकाउंटिंग एंट्री के 2 साइड इफेक्ट हैं, जितने अमाउंट से कोई डेबिट होगा उतने अमाउंट से कोई क्रेडिट होगा। अभी जैसे हमने देखा 1,20,000 रुपये से खर्चा डेबिट हुआ, तो 1,20,000 से लाइबिलिटी भी क्रेडिट हो गई, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो 1,20,000 रुपये की मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, और 1,20,000 रुपये का मेरा कैश या बैंक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। तो डबल साइड का इफेक्ट क्या रहता है कि हर अकाउंटिंग एंट्री के 2 साइड इफेक्ट आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट आएगा ना। जितने अमाउंट से मेरे डेबिट में इम्पैक्ट आएगा उतने ही अमाउंट से मेरे क्रेडिट में इम्पैक्ट आएगा। वो हो सकता है डेबिट और क्रेडिट में 2 या 3 जगह से हेड में इफेक्ट आ जाए, वो अलग बात है। मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने गया, तो अब मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ड्यू करा था मैं उसे करूँगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ, पेबल अकाउंट डेबिट 1,20,000 ही पे करना है, अभी लेट फीस को भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। टू बैंक अकाउंट, मैंने बैंक से ट्रांसफ़र करा, लेकिन उस टाइम पे मेरे अकाउंट में समहाउ 1,18,000 रुपये थे। 2,000 रुपये से बोला कैश जमा करा दो तभी बिल की रसीद दूंगा फाइनल, तो मैंने 2,000 रुपये कैश भी दे दिए। तो अब देखो इधर डेबिट 1,20, इधर क्रेडिट 1,20, तो मल्टीपल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट तो हो सकता है, लेकिन आएगा अमाउंट बराबर ही, तभी आपका ट्रायल बैलेंस बराबर आता है। ट्रायल बैलेंस जब आप उठाते हो तो क्या करते हो, सभी लेजर के डेबिट और क्रेडिट साइड के फाइनल बैलेंस उठा लेते हो। फाइनल बैलेंस कैसे आते हैं, इन्हीं एंट्रियों से तो फाइनल बैलेंस निकलते हैं। डेबिट क्रेडिट, पहले मैंने खर्चा ड्यू करा, फिर ये पे करा, इसका फाइनल बैलेंस कितना हो गया, 0। अगर मान लीजिए मैंने 1,18,000 ही पे करे होते तो फाइनल बैलेंस कितना निकलता मेरा, इसका 2,000 रुपये का बैलेंस निकलता, क्रेडिट बैलेंस 2,000 रुपये निकल रहा होता अभी तक मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल में। तो ट्रायल बैलेंस में क्यों निकला, क्योंकि मैंने 1,20,000 को ड्यू करा, 1,18,000 पे करे, तो 2,000 तो अभी क्रेडिट बैलेंस में रह ही जाएगा मेरा। 2,000 रुपये से मेरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम ही नहीं हुए हैं, तो नहीं हुए तो वो एक अलग बात है, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जाने की, कंपनी जाने के, लेकिन एज एन अकाउंटेंट मेरे लिए तो 2,00,000 रुपये का बैलेंस रह ही जाएगा ना, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी रह जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने 2,000 रुपये से मेरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कम आउटफ्लो कराया। तो आउटफ्लो कम हुआ तो मेरा लाइबिलिटी रह जाएगी वहाँ पे। तो इसीलिए आपका ट्रायल बैलेंस बाद में जाके मिल जाता है, क्यों, क्योंकि आप डेबिट और क्रेडिट को बराबर ही से घटाते हुए चलते हो, दोनों साइड को बराबर चलते हो। कभी घट रहा होगा कभी बढ़ रहा होगा, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा घटेगा या हमेशा बढ़ेगा, दोनों साइड हो सकती हैं। एक कभी कभी ऐसा होगा दोनों साइड बढ़ेंगी भी, तो वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ऐसा होता है अगर मान लीजिए आपने कैश में सेल करी तो इनकम भी बढ़ी और कैश भी बढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ बढ़ेगी घटेगी, ऐसा भी नहीं है। वो हम तराजू वाला वेट नहीं कर रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन क्या हुई है। तो लाइबिलिटी हमेशा बढ़ेगी हमेशा घटेगी, कैश हमेशा बढ़ेगा हमेशा घटेगा, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे क्या हुआ है, लेकिन इम्पैक्ट दोनों साइड बराबर आएगा डबल एंट्री में।